Welcome friends to the second part of this series of notices received for mismatch in ITC availed in GSTR 3B vis-a-vis GSTR 2A। इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे वो ITC के नोटिसेज जो ITC हमने 9 अक्टूबर 2019 के बाद में अवेल करी है। हम अवेल कैसे करते हैं? GSTR 3B में क्लेम करके। इसका मतलब है वो ITC जो GSTR 3B 9 अक्टूबर 19 के बाद में भरे गए थे और ITC उन रिटर्न्स में अवेल करी गई थी। ये 9 अक्टूबर 2019 क्यों एक रेलेवेंट डेट है? क्योंकि रूल 36(4) इस समय इंसर्ट किया गया था और रूल 36(4) ये बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने 1 भरा है तो जितनी क्रेडिट आपको 2A में दिख रही है उसके एक सर्टेन परसेंटेज ऐड करके ही आप उतनी ITC अपने 3B में अवेल कर सकते हैं। तो जब मैं रूल 36(4) की बात करता हूँ और मेरे को एक नोटिस मिला है जो ITC मैंने 9 अक्टूबर 2019 के बाद में अवेल करी थी और मेरे को एक नोटिस मिलता है जिसमें बोलते हैं कि रूल 36 का वायलेशन होकर के आपकी ITC गलत अवेल करी गई है। तो मेरे को अपना रिप्लाई कैसे बनाना है? तो देखिए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था सेक्शन 42 रीड विद रूल 69 और जेन्युइन और विलफुल डिफॉल्टर का, वो हम अभी भी हमारे सबमिशन का पार्ट रहेगा। पर इन एडिशन टू दैट हमें रूल 36(4) के लिए क्या सबमिशन देने हैं। उसमें सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी स्टैट्यूट में, वो कंसेप्ट है देयर हैज़ टू बी अ रूल मेकिंग पावर एंड देयर हैज़ टू बी एन एनेबलिंग सेक्शन। तो हर रूल का एक एनेबलिंग सेक्शन होता है और रूल को बनाने के लिए एक रूल मेकिंग पावर दी जाती है स्टैट्यूट में। तो रूल 36(4) के लिए कौन सा एनेबलिंग सेक्शन है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस कि भाई रूल 36(4) तो आज की तारीख में CGST रूल्स 2017 का पार्ट है, पर उसका एनेबलिंग सेक्शन कौन सा है? क्या वो सेक्शन 43A है? क्योंकि सेक्शन 43A कहीं ना कहीं रूल 36(4) के लाइन पे ही था, पर उसको CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 में डाला तो गया, पर उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, तो वो तो उसका एनेबलिंग सेक्शन नहीं हो सकता। क्या सेक्शन 16(2)AA है? सेक्शन 16(2)AA फाइनेंस एक्ट 2021 में तो आया, पर उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, तो 16(2)AA नहीं है। और ये दोनों सेक्शन तो हमारे उस क्लेम को और ज़्यादा मजबूत करते हैं कि रूल 36(4) का अगर कोई एनेबलिंग सेक्शन होता तो सेक्शन 43A या सेक्शन 16(2)AA की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। फिर तीसरा आता है क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, जो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो ITC आएगी वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस एज में प्रिस्क्राइब्ड होगी। तो क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 रूल 36(4) के लिए एनेबलिंग सेक्शन है? तो अब देखिए, सेक्शन 16(2)C जो है वो ये बोलता है कि अगर सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया तो आप ITC अवेल कर सकते हैं। रूल 36(4) बोलता है कि वो आपके 2A में दिखेगी तभी आप ITC अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि सप्लायर तो टैक्स जमा करा देता है पर वो GSTR 1 सही नहीं भरता है, इस कारण से वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होती। और सेक्शन 16(2) इज ओवरराइडिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। तो 16 सबसेक्शन 1 जो है वो तो एनेबलिंग प्रोविजन नहीं हो सकता, क्योंकि 16(2) इज ओवरराइडिंग और 16(2) की जो कंडीशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूल 36(4). और अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सफिशिएंट होता तो सेक्शन 43A या 16(2)AA की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अब जब ये तीन नहीं है तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 164। सेक्शन 164 इसलिए ज़रूरी है कि जो रूल 117 जो ट्रान 1 का लिए जो डेट प्रिस्क्राइब करता था, वहाँ पे इस सेक्शन 164 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में सेक्शन 164 को सफिशिएंट बताया गया टू एनेबल द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टू प्रोवाइड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ट्रान 1। तो क्या सेक्शन 164 रूल 36(4) के लिए सफिशिएंट है? तो सेक्शन 164 को हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि रूल्स वो बनाए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो रूल 36(4) के लिए वो कौन सा प्रोविजन है जिसके लिए रूल बनाया जाएगा 164 में? तो वो एक्ट का प्रोविजन इन अकॉर्डिंग टू मी सेक्शन 140 वॉज वेरी क्लियरली ड्राफ्टेड कि उसका इंटेंट क्या है और ट्रांजिशनल क्रेडिट लेनी कैसे है। इसलिए सेक्शन 164 रीड विद रूल 117 जब दिया गया तो उसकी टाइम लिमिट को कहीं ना कहीं जस्टिफाइड माना गया। पर रूल 36(4) के लिए जब एक्ट में ही प्रोविजन नहीं है तो सेक्शन 164 हाउ कैन अ रूल बी मेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? तो कहीं ना कहीं रूल 164 भी नहीं सपोर्ट करता रूल 36(4) को। तो पहला जो हमारा पार्ट ऑफ सबमिशन होना चाहिए कि देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ द एनेबलिंग सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ रूल 36(4).
अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जो सेकेंड सिचुएशन आपके सामने आ सकती है वो ये आ सकती है कि आपके सप्लायर ने तो टैक्स जमा करा दिया, पर उसने 1 फाइल करते हुए प्रॉपरली आपका जीएसटी नंबर नहीं दिया, इसलिए 2A में आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो देखिए, सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया, दैट मीन्स सेक्शन 16(2)(c) कंडीशन स्टैंड सेटिस्फाइड। अब उसने अपना 1 सही नहीं भरा और मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 36(4). अब यहाँ पे ये भी जरूर हाईलाइट करना जरूरी है कि सेक्शन 16(2)(c) इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 एंड सेक्शन 43A। ये क्यों हाईलाइट करना जरूरी है? क्योंकि सेक्शन 16(2)(c) बोलता है कि आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब सप्लायर टैक्स जमा कराएगा, जबकि सेक्शन 41 जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट अलाउ करता है कि चाहे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, पर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट अलाउ कर देंगे। और यही चीज़ सेक्शन 43 बोलता था कि आपको एडिशनल 20% या वो लिमिट जो लॉ में प्रिस्क्राइब करी गई है उतनी हम क्रेडिट दे देंगे, इवन दो सप्लायर वुड नॉट हैव डिपॉजिटेड द टैक्स। तो सेक्शन 16(2)(c) was सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 एंड सेक्शन 43A। अब सेक्शन 43A आया नहीं और सेक्शन 41 और 42 में जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब था वो भी गवर्नमेंट ला नहीं पाई, तो रूल 36(4) उसी लाइन पे लाया गया। तो क्या मैंने अगर 16(2)(c) की कंडीशन फुलफिल कर दी और रूल 36(4) की कंडीशन अगर पूरी नहीं करी, तो क्या सेक्शन 16(2) इज सब्जेक्ट टू रूल 36(4)? दिस कैन नॉट बी अ सिचुएशन, बिकॉज statutory provision as provided in the statute always prevails over the subordinate legislation. और अगर जो rule making power है, it has to work under the provisions of the statute and it cannot override the statutory provision. So rule 36(4) cannot override section 16(2)(c). So if the recipient has satisfied the condition of section 16(2)(c) and if the supplier has not correctly filed GSTR1, that cannot be the sole ground to deny the credit if the substantive condition has been fulfilled as provided under section 16(2)(c). यहाँ पे एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सेक्शन 16(2) में 4 कंडीशंस दी गई हैं कि गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड, देयर शुड बी अ इनवॉइस, द सप्लायर शुड हैव डिपॉजिटेड टैक्स एंड द रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड बाय द रिसिपिएंट। ये चारों कंडीशन अगर मैंने पूरी कर दी, so that means I have fulfilled the statutory conditions. Now ITC becomes my vested right as per Article 300 of the Constitution of India. Once it has become my vested right, then it cannot be denied by a subordinate legislation, because subordinate legislation does not comes under the purview of the statute. It is a subordinate legislation which has been notified separately and it cannot override the statute. So if credit is sought to be denied by virtue of rule 36(4), even though section 16(2)(c) condition has been satisfied, then article 300 comes into play and it can be very well be challenged that once tax has been deposited, ITC cannot be denied merely because condition as provided under rule 36(4) has not been satisfied. इसके बाद थर्ड सिचुएशन में आते हैं। सर्कुलर नंबर 123 जो 11 नवंबर 2019 को दिया गया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर GSTR1 ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया गया है तो क्रेडिट आपकी अगले महीने में जाके मिलेगी, उस महीने में नहीं मिलेगी जिस महीने का वो इनवॉइस है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा सप्लायर जो है वो अगर GSTR1 लेट फाइल करता है तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट सर्कुलर वो क्रेडिट मेरी डेफर हो जाती है। अब मैं यहाँ पे अगर एक बार ये भी मानूँ कि रूल 36(4) इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड and I am not challenging its constitutional validity, तो रूल 36(4) कहीं भी ये नहीं बोलता कि ITC would be denied or would have to be claimed in the subsequent period when GSTR1 has been filed if it has not been filed by the due date. It only says कि भाई आप ITC तभी अवेल करोगे जब सप्लायर ने अपना GSTR1 फाइल कर दिया है। तो अगर मान लीजिए मैं 20 नवंबर को अपना 3B फाइल करता हूं और मेरे सप्लायर ने अगर 18 नवंबर को अपना GSTR1 फाइल किया है, तो बाय वर्च्यू ऑफ रूल 36(4) आई कैन वेरी वेल क्लेम इट इन माय GSTR3B बिकॉज GSTR1 फॉर दैट हैज बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर। नाउ बाय वर्च्यू ऑफ द सर्कुलर नंबर 123 डेटेड 11 नवंबर 2019, दैट क्लेम इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट मंथ और मैं उस पर्टिकुलर मंथ में जिस महीने की इनवॉइस है उसमें नहीं ले सकता। इन माई ओपिनियन द सर्कुलर इज नाउ गोइंग बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द रूल, and since the circular is going beyond the provisions of the rule, it cannot do so. That circular is ultimately liable to be challenged, and there is no statutory provision, whether in the statute or whether in the rules, which restricts the availment of credit up till the amount which has been reflected in GSTR2A by virtue of GSTR1 filed by the supplier up to the due date. So therefore, whenever
a notice is being received using the mechanism of GSTR 2B, the invariably this part should be there, that this circular is going beyond the provisions of Rule 36(4). Even for the sake of admission, if I treat that Rule 36(4) is constitutionally valid. So summarizing all these situations, what I can say कि जब भी हमको नोटिस मिलता है, we should not straight away start to reply to the notice. हमको देखना पड़ेगा कि हम हमारा वो नोटिस कौन सी कैटेगरी में जा रहा है. पहला तो क्या वो 9 अक्टूबर 2019 से पहले ITC अवेलमेंट वाले के लिए है या उसके बाद में है. अगर उससे पहले है तो हमारे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, दैट प्रोविजन शुड इनवेरिएबली पार्ट ऑफ आर सबमिशन. अगर वो 9 अक्टूबर 19 के बाद का है तो क्या वो GSTR 2A या रूल 36(4) के लिए है या वो एक्सटेंड हो रहा है GSTR 2B के लिए. और हम जो नॉर्मल सबमिशंस देते हैं वेयर इन वी से कि हमें गुड्स आ गए थे, हमारे पास इन्वॉइसेस हैं, हमने पेमेंट कर दिया था, दीज ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स, दीज शुड ऑलवेज बी देयर. बट इन एडिशन टू दैट, the relevant part of submission as we have discussed in these two series should also be there. So thank you very much for being a part of this series, and thank you to the organizers for giving me this opportunity to share my views. Thank you. We thank Arpit sir for his precious time to elaborate on the common and most deliberative topic of mismatch in ITC. ये हम सब आज की तारीख में फेस कर रहे हैं मिसमैच इन ITC, और हमें इसका रिप्लाई किस तरह से पेश करना चाहिए ये इन दो सीरीज में आपको समझ आया है. आपको सबसे पहले इसको सिचुएशन वाइज में डिवाइड करना है कि क्या वो 9 अक्टूबर 2019 से पहले का सिचुएशन है या उसके बाद की, एंड क्या उसमें 36(4) इन्वोक कर रहा है या उसको चैलेंज करना है. व्हाटएवर इज द केस, इन दो सीरीज को आपको अपनी रिप्लाई में पूरी तरह से यूज करना चाहिए. अब रही बात किसी भी सेक्शन को चैलेंज करने की, तो आप सबको लग रहा होगा कि अननेसेसरी किसी केस में किसी सिचुएशन को किसी भी सेक्शन को चैलेंज नहीं करना चाहिए. तो हम ये बोलना चाहते हैं कि GST एक प्रोग्रेसिव स्टेज में है. आज की तारीख में आप किसी भी रिप्लाई में आप ये सेक्शंस को चैलेंजिंग वे में ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट लेवल्स में, अपील्स के लेवल्स में आपको कहाँ किस वक्त इस चीज़ की मदद मिल जाए और आपका केस आपके फेयर में आ जाए. जस्ट ऑन दैट सेक आपको ये सारे के सारे कंटेंशंस को, या मैं कहूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी वाले पॉइंट्स को अपने फर्स्ट रिप्लाई में ही यूज करना चाहिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस ITC वाले टॉपिक को हम सिचुएशन वाइज में डिवाइड करें एंड डिफरेंट सिचुएशंस में क्या इस चीज़ का रिप्लाई हो सकता है वो आपके सामने लेकर आएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.